यहाँ अपन देखिए आज अपने राजस्थान में लोक कलाएँ चल रही थी। लोक कला में आगे देखिए अपन आज फड़, किसी बात करें फड़। फड़ क्या होता है? फड़ किसी लोक देवताओं के उनके चरित्र और उनके पुराने कथाओं के बारे में जो चित्रित कथा होती है उसको फड़ कहते हैं। यानी किसी लोक देवताओं के चित्रित गाथा होती है या पुरानी कथाएं है, उनका चित्रित करना फड़ कहलाता है। इस फड़ को पड़ भी कहते हैं, इसको पड़ या फड़ भी कहते हैं। इसको पड़ या फड़ है, ठीक है, पड़ या फड़। सबसे पहले अपने इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ क्या होता है? लोक देवताओं की चित्रित गाथाएं व पौराणिक कथाओं का चित्रण फड़ कहलाता है। लोक देवताओं के चरित्र गाथाएं, लोक देवताओं की चित्रित गाथाएं या फिर पुरानी कथाओं का चित्रण क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है, ठीक है। यानी किसी एक खादी के कपड़े पर, ये किसके ऊपर किया जाता है? खादी के कपड़े पर किया जाता है। खादी के कपड़े पर चित्रित की जाती है। खादी के कपड़े पर चित्रित की जाती है फड़ को। यानी किसी लोक देवताओं की गाथाओं को जो है खादी के कपड़े पर चित्रित की जाती है कि खादी के कपड़े के ऊपर ये लोक देवताओं की चित्रित गाथाएं या फिर पौराणिक कथाओं को उस कपड़े के ऊपर चित्रित किया जाता है। चित्र सहित चित्रित किया जाता है। फिर उनके भोपों के द्वारा, जिन लोक देवताओं की फड़ होती है, उन लोक देवताओं की भोपों के द्वारा उस फड़ का वाचन किया जाता है। अलग अलग वाद्य यंत्र के साथ उस फड़ का वाचन किया जाता है। अलग अलग देवताओं के साथ में अलग अलग वाद्य यंत्र का प्रयोग करके इन फड़ का वाचन किया जाता है। सबसे पहले देखिए अपन कि फड़ कि राजस्थान में जो है फड़ कहाँ प्रचलित है। ये राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा में प्रचलित है। भीलवाड़ा से प्रचलित है। ये 700 वर्ष प्राचीन परंपरा, कितने वर्ष? 700 वर्ष प्राचीन परंपरा है। प्राचीन परंपरा से चली आ रही है फड़। ये फड़ बनाने की कला जो है कितने वर्ष पुरानी है? 700 वर्ष पुरानी परंपरा है, जो शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में प्रचलित है। भीलवाड़ा की एक तहसील है शाहपुरा तहसील, वहाँ पर ये प्रचलित है, ठीक है। आगे देखिए अपन तो फड़ चित्रित करने वाले जोशी गोत्र के छिपा होते हैं। जोशी गोत्र के छिपा होते हैं। जोशी गोत्र के छिपा होते हैं, जिन्हें चितेरा कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? चितेरा। फड़ चित्रित करने वाले जोशी गोत्र के छिपा होते हैं। उन छिपों को क्या कहते हैं? चितेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चितेरा। जिन व्यक्तियों के द्वारा, जिन जोशी गोत्र के छिपा परिवार के द्वारा जो फड़ को चित्रित किया जाता है, उन कलाकारों को क्या कहते हैं? चितेरा कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? चितेरा कहते हैं। जो फड़ चित्रित करने वाले व्यक्ति को चितेरा कहते हैं। यहाँ लिखे अपन वो लिख देते, फड़ चित्रित करने वाले को
फड़ चित्रित करने वाले को चितेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चितेरा। फड़ चित्रित करने वाले को चितेरा कहते हैं। कि जिस व्यक्ति के द्वारा फड़ को चित्रित किया जाता है उस व्यक्ति को चितेरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसको चितेरा कहते हैं। ठीक है। और ये अपने राजस्थान में फड़ चित्रित करने वाले कौन है? यहाँ देखिए अपन श्री लाल जोशी जो अपने राजस्थान में फड़ चित्रित करने वाले चितेरा है। श्री लाल जोशी क्या है? चितेरा है अपने राजस्थान में। ये अपने जो है राजस्थान में फड़ का चित्रण करते हैं। कौन करते हैं? श्री लाल जी जोशी। ये और ये कहाँ के हैं? शाहपुरा के। शाहपुरा से ही अपने राजस्थान में शाहपुरा में ही फड़ का चित्रण किया जाता है। एकमात्र स्थान है शाहपुरा के अंतर्गत। ठीक है। और आगे बात करें तो एक महिला चित्रकार हुई है अपने यहाँ पे, महिला चितेरी हुई है। उनका नाम है, जो है भारत की पहली महिला चितेरी कौन है? महिला चितेरी पार्वती जोशी। क्या नाम है उनका? पार्वती जोशी। पार्वती जोशी जो है अपने राजस्थान में महिला चित्रकार है। महिला फड़ चित्रण का काम करती है, इसलिए उनको आदमी को चितारा कहते हैं, महिला को चितेरी कहेंगे। ठीक है। पार्वती जोशी जो अपने भारत की पहली महिला चितेरी है। कौन है? पार्वती जोशी। भारत की पहली महिला चितेरी कौन है? पार्वती जोशी। और शाहपुरा में फड़ चित्रण का काम कौन करता है? श्री लाल जी जोशी शाहपुरा में करते हैं। इनको चितेरा कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करें अपन इसमें, और आगे देखिए अपन किन लोक देवताओं की फड़ में किस प्रकार की वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से उनका फड़ का वाचन किया जाता है। यहाँ देखिए अपन सबसे पहले देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ की बात करें, देवनारायण जी की फड़ जो है, फड़ लोक देवताओं के उनके पुरानी कथाओं या फिर उनके यशोगान गाथाओं के बारे में उनके चित्रित किया जाए, खादी के कपड़े पर चित्रित किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ जो है राजस्थान में सबसे बड़ी फड़ है। राजस्थान में लोक देवताओं में से सबसे बड़ी फड़ किनकी है? सबसे बड़ी फड़ है, फड़ या पड़ भी कहते हैं। सबसे बड़ी फड़ किनकी? देवनारायण जी की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ है। ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ किनकी है? देवनारायण जी लोक देवता की सबसे बड़ी फड़ है। ठीक है। आगे बात करें अपन यहाँ पर, इनकी सबसे बड़ी फड़ है। और देवनारायण जी की जो फड़ जो है अगर पुरानी पर हो जाती है और इस फड़ के अंतर्गत तंत्र वाद्य यंत्र के साथ गुज्जर जाति के भोपों के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। तंत्र वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन किया जाता है। तंत्र वाद्य यंत्र के साथ गुज्जर जाति के भोपों द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है। और देखिए इसमें अगर ये फड़ पुरानी हो जाती है, इस पुरानी फड़ को पुष्कर झील में विसर्जित करने की परंपरा है। विसर्जित करने की परंपरा है। विसर्जित करने की परंपरा है। कहाँ विसर्जित की जाती है इसको?
पुष्कर झील में विसर्जित किया जाते हैं। कहाँ विसर्जित करते हैं? पुष्कर झील में। जब ये देवनारायण जी की फड़ अगर पुरानी हो जाती है, इस पुराने फड़ को पुष्कर झील में विसर्जित करने की परंपरा है, ताकि ये भगवान की जो फड़ है ये पैरों में नहीं आए कहीं, और एक पवित्र झील के अंतर्गत इसको विसर्जित कर दिया जाता है। हमने राजस्थान की सबसे पवित्र झील किसको माना जाता है? पुष्कर झील को माना जाता है। लेकिन आजकल जो है पर्यावरण प्रदूषण के कारण ये सबसे प्रदूषित झील भी मानी जाती है। सबसे प्रदूषित झील कौन सी है? पुष्कर झील ही सबसे ज़्यादा प्रदूषित झील है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें अपन पाबूजी की। पाबूजी की फड़ की बात करें। पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़ जो राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी है? पाबूजी राठौड़ की सबसे पश्चिमतम राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है, इन पाबूजी की फड़ के अंतर्गत रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ का वाचन किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है, ये पश्चिमतम राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है। आगे बात करें अपन इसमें रामदेव जी की फड़ के अंतर्गत भी फड़ एक ही चीज है। रामदेव जी की फड़ के अंतर्गत भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। कि देवनारायण जी के वहाँ पर भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और पाबूजी के वहाँ पर और पाबूजी की फड़ में भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबूजी और देवनारायण जी की फड़ दोनों के अंतर्गत रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन देवनारायण जी की फड़ के अंतर्गत जो है ये जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें अपन नेक्स्ट टॉपिक की। ये हो गया अपना फड़ हो गया। आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अपन नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखिए अपन आगे मीनाकारी। मीनाकारी में देखेंगे अपन अभी मीनाकारी क्या होती है। ठीक है, यहाँ अपन देखें अपने मीनाकारी। मीनाकारी देखें, मीनाकारी में सबसे पहले देखें मीनाकारी होती क्या है। मीनाकारी वह होती है कि जिसमें सोने व चांदी के आभूषण में रंगीन कांच चढ़ाया जाता है। सोने चांदी के आभूषण पर क्या किया जाता है? रंगीन कांच चढ़ाया जाता है या फिर मीना चढ़ाया जाता है। उसी को मीनाकारी कला कहते हैं। देखिए अपन इसको मीनाकारी को, इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले बात करें सोने व चांदी के आभूषणों पर रंगीन कांच या फिर मीना, इस कांच को मीना कहते हैं। मीना चढ़ाने की कला को या फिर रंगीन कांच चढ़ाने की कला को मीनाकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनाकारी कहते हैं।
ठीक है, कि सोने व चांदी के आभूषण के ऊपर कलात्मक तरीके से छोटे छोटे कांच लगाकर, रंगीन कांच, अलग अलग प्रकार के रंगीन कांच लगाकर उनका जड़ाव करना, उन आभूषणों का जड़ाव करना क्या कहलाता है? मीनाकारी कहलाता है। ठीक है, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा। ठीक है, आगे अपन इसकी बात करें कि मीनाकारी में इसके अंतर्गत मुख्य रूप से लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल व हरे रंग का इसमें अधिक प्रयोग किया जाता है मीनाकारी के अंतर्गत। मीनाकारी में क्या किया जाता है कि उन कांचों को क्या अलग प्रकार के कांच होते हैं, उन कांचों को बारीक बारीक टुकड़े होते हैं उनके, उन टुकड़ों को सोने और चांदी के आभूषणों के ऊपर लगाना मीनाकारी कहलाता है। कलात्मक तरीके से लगाना ताकि वो और ज़्यादा आकर्षित लगे। तो इनमें लाल व हरे रंग का कांचों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपन, ये कला जो है मूल रूप से पर्शिया या फिर फारस, इसको फारस भी कहते हैं, फारस की है, पर्शिया फारस की है, फारस की कला है ये। मूल रूप से कहाँ की कला है? पर्शिया फारस। ये कहाँ पड़ता है? ये ईरान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये ईरान की कला है, जिसको लाहौर में लाया गया। कहाँ लाया गया? लाहौर में। पर्शिया फारस में थी, उसके बाद में इसको लाहौर लाया गया था। लाहौर में चल रही थी तब इस कला को, तो जयपुर के शासक थे, जयपुर के शासक सवाई मान सिंह जी प्रथम द्वारा लाहौर से लाई जाती है। कहाँ से लाई जाती है? लाहौर से लाई जाती है। लाहौर से लाई जाती है। कब लाई जाती है? 16वीं शताब्दी में लाई जाती है। 16वीं शताब्दी में मानसिंह जी प्रथम द्वारा लाहौर से ये कला लाई जाती है। 16वीं शताब्दी में कहाँ लाई जाती है? आमेर में, आमेर के किले में इनके कारीगरों को लाया जाता है, आमेर दुर्ग में मीनाकारी के कलाकारों को। ठीक है, कहाँ लाया जाता है? आमेर दुर्ग में 16वीं शताब्दी में लाया जाता है इनको। ठीक है, आगे देखिए अपन, और इसमें इस कला के जो सिद्धहस्त कलाकार है, उस कलाकार का क्या नाम है? मीनाकारी के कलाकार या फिर मीनाकारी के जादूगर भी कहते हैं, या फिर मीनाकारी के जादूगर। ये परीक्षा में कितनी ही बार प्रश्न पूछा गया है। मीनाकारी के जादूगर, नाम है उनका कुदरत सिंह। क्या नाम है? कुदरत सिंह। कुदरत सिंह, इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। इनको क्या है? ये इंटरनेशनल पर क्षेत्र पर भी काम कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं कि इन्होंने इतना काम किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी ख्याति है। मीनाकारी का नाम आता तो इनके जादूगर या फिर इनके कलाकार कुदरत सिंह सोडा का प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। कितनी ही बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मीनाकारी के कलाकार कौन है, मीनाकारी के जादूगर कौन है, तो कुदरत सिंह जी है इनके कलाकार। ठीक है, इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। ठीक है, आगे बात करें अपन इसमें और, तो मीनाकारी के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? मीनाकारी के केंद्र। उन केंद्रों की बात करें अपन, देखिए अपन इसमें मीनाकारी के प्रमुख केंद्र, मीनाकारी के केंद्र कहाँ कहाँ बने हुए हैं वो देखिए अपन। मीनाकारी के प्रमुख केंद्र कि इन केंद्रों पर अलग अलग पदार्थ के ऊपर मीनाकारी का काम
किया जाता है, मीनाकारी का काम किया जाता है। ठीक है, इन केंद्रों में देखिए सबसे पहले भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में जो है इसके ऊपर तांबे पर मीनाकारी की जाती है। किसके ऊपर की जाती है? तांबे के ऊपर मीनाकारी की जाती है, तांबे पर मीनाकारी की जाती है। तांबे के ऊपर मीनाकारी के लिए भीलवाड़ा को जाना जाता है। आगे बात करें और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जो है सोने पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, सोने पर मीनाकारी की जाती है प्रतापगढ़ में। आगे देखिए राजसमंद, राजसमंद में चांदी पर मीनाकारी की जाती है। चांदी पर मीनाकारी कहाँ की जाती है? राजसमंद में। आगे देखें जयपुर में पीतल पर मीनाकारी की जाती है। किस पर की जाती है? पीतल के ऊपर, पीतल पर मीनाकारी कहाँ की जाती है? जयपुर में की जाती है। इन क्षेत्रों पर मीनाकारी के प्रमुख केंद्र है। इन अलग अलग पदार्थों के ऊपर या इनके ऊपर मीनाकारी की जाती है। ठीक है, आगे बात करें अपन और नेक्स्ट कला की। नेक्स्ट कला है अपने टेराकोटा कला। कौन सी है? टेराकोटा कला। टेराकोटा कला को इसको मृण शिल्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मृण शिल्प भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें कि टेराकोटा कला होती क्या है। टेराकोटा कला में क्या किया जाता है? मिट्टी के बर्तनों को, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उन्हीं को ही टेराकोटा कला कहते हैं। टेराकोटा कला जो है ये राजसमंद जिले के मुलेला गांव के प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? मुलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। मुलेला गांव राजसमंद की ये प्रसिद्ध कला है टेराकोटा कला। इसमें क्या किया जाता है? इसमें मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को क्या कहते हैं? टेराकोटा कला कहते हैं। टेराकोटा कला है ये। टेराकोटा कला में क्या किया जाता है? मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है ये टेराकोटा कला। ठीक है, आगे देखें कि बर्तन बनाए कैसे जाते हैं। टेराकोटा कला में क्या किया जाता है? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तापमान पर ये बर्तन पकाए जाते हैं। इनको इतना गर्म किया जाता है कि 800 डिग्री टेम्परेचर पर इनको बर्तनों को पकाया जाता है। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इनको गर्म किया जाता है, 800 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इतना गर्म किया जाता है कि बाद में बर्तन फूटे नहीं, टूटे नहीं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला क्या है? टेराकोटा कला है। इसको मृण शिल्प भी कहते हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है? मुलेला गांव राजसमंद जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए इसमें इसके प्रमुख कलाकार की बात करें तो इसमें प्रमुख कलाकार है मोहनलाल कुमावत। मोहनलाल कुमावत को यहाँ पे भी वर्तमान में ये कलाकार है, ये कलाकार है वहाँ के टेराकोटा कला के, ये प्रमुख कलाकार है। ठीक है, इनको जो है अभी मोहनलाल कुमावत को पद्मश्री पुरस्कार से इनको नवाजा जा चुका है। इनको अभी तक पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। जिसके लिए टेराकोटा कला में काम मिट्टी के बर्तन बनाने के कारण इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। किनको? मोहनलाल कुमावत को। ये टेराकोटा कला के प्रसिद्ध कलाकार है।
ठीक है। आगे और बात करें, नेक्स्ट बात करें कि हरजी गांव, कौन सा गांव है? हरजी गांव जालोर में, हरजी गांव जालोर में मामा देव के घोड़े, वर्षा के देवता है मामा देव के घोड़े, मामा देव के घोड़े टेराकोटा कला में बनाए जाते हैं। किस कला में बनाए जाते हैं? कि जालोर के अंदर अगर हरजी गांव है, हरजी गांव जालोर के मामा देव के घोड़े प्रसिद्ध है वहाँ के, वह घोड़े जो है टेराकोटा कला में बनाए जाते हैं। कौन सी कला में बनाए जाते हैं? टेराकोटा कला में मामा देव के घोड़े बनाए जाते हैं। ये भी प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हरजी गांव जालोर में मामा देव के घोड़े कौन सी शैली में बनाए जाते हैं? तो टेराकोटा कला में मामा देव के घोड़े बनाए जाते हैं। ठीक है। टेराकोटा कला की विशेषता क्या? 800 डिग्री टेम्परेचर तापमान पर इनको बर्तन और खिलौने दोनों को पकाकर इनको बनाया जाता है। ठीक है, यह है टेराकोटा कला। आगे नेक्स्ट बात करें अपन नेक्स्ट कला की, नेक्स्ट कला है उष्टा कला। कौन सी कला है? उष्टा कला। कौन सी कला है? उष्टा कला। कि उष्टा कला का अपन अर्थ देखें, उष्टा कला होती क्या है कि ऊंट की खाल के ऊपर सोने व चांदी के सूक्ष्म चित्रांकन करना या फिर उनकी नक्काशी करना ही उष्टा कला कहलाता है। देखिए अपन यहाँ पर उष्टा कला को ऊंट की खाल पर सोने व चांदी की कलात्मक तरीके से नक्काशी करना या फिर किसी चित्र को चित्रित करना ही क्या कहलाता है? उष्टा कला कहलाता है। कि ऊंट की खाल के ऊपर सोने व चांदी की कलात्मक तरीके से उसकी नक्काशी करना क्या कहलाता है? उष्टा कला कहलाता है। ठीक है। उष्टा कला में देखिए अपन, उष्टा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उष्टा कला जो है बीकानेर की प्रसिद्ध है। उष्टा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उष्टा कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे बात करें इसमें बीकानेर कला में, ये कला जो है मूल रूप से कहाँ की प्रसिद्ध थी? ईरान से इस कला को लाया जाता है। कहाँ से लाया जाता है? ईरान से लाया जाता है। ईरान से लाया जाता है। ईरान की मूल रूप से ईरान की कला है। ठीक है। आगे देखिए अपन कि उष्टा कला है जो है, उष्टा कला को बीकानेर के शासक थे, बीकानेर शासक राय सिंह जी द्वारा उष्टा कला के चित्रकारों को बीकानेर लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? बीकानेर लाया जाता है। उष्टा कला को जो बीकानेर अपने राजस्थान में सर्वप्रथम लाने वाले कौन है? राय सिंह जी है। बीकानेर के शासक कौन है? राय सिंह जी है। राय सिंह जी ही सबसे पहले राजस्थान में उष्टा कला को लेके आए थे। कौन लेके आए थे? राय सिंह जी ईरान से लेके आए थे। ठीक है। अक्सर ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि उष्टा कला को राजस्थान में लाने का श्रेय किनको जाता है? तो राय सिंह जी को जाता है। राय सिंह जी को जाता है। ठीक है, राय सिंह जी को जाता है।
ठीक है। आगे देखिए अपन इसमें इसके प्रमुख कलाकार देखें। इनके प्रमुख कलाकार है, उष्टा कला के प्रमुख कलाकार कौन है? हिजामुद्दीन उष्टा। कौन है प्रमुख कलाकार? हिजामुद्दीन उष्टा। ये परीक्षा में कितनी ही बार परीक्षा में पूछ लिया गया है कि उष्टा कला के चित्रकार का नाम क्या है? हिजामुद्दीन उष्टा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कितनी ही बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि उष्टा कला के चित्रकार का नाम क्या है? हिजामुद्दीन उष्टा है। ठीक है। ये हिजामुद्दीन उष्टा ने 1975 में बीकानेर के अंतर्गत बीकानेर में केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। क्या कि इन्होंने बीकानेर में 1975 ईस्वी में बीकानेर में केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। कि बीकानेर के अंतर्गत केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की इन्होंने 1975 में स्थापना की। और यहाँ पर भी वर्तमान में इस केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर के अंतर्गत वर्तमान में उष्टा कला का प्रशिक्षण दिया जाता है। उष्टा कला का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या किया जाता है? अभी उष्टा कला को यहाँ पर अभी सिखाया जाता है। उष्टा कला की ट्रेनिंग अभी केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर में अभी दी जाती है। ठीक है। ये किसके द्वारा स्थापित है? उष्टा कला का प्रशिक्षण केंद्र हिजामुद्दीन उष्टा के द्वारा स्थापित है। अपन सामान्य भाषा में देखें कि ऊँट की खाल के ऊपर सोने व चांदी की नक्काशी करना, या फिर ऊँट की जो खाल है उसके ऊपर जो उसकी ऊन होती, उस ऊन को कलात्मक तरीके से सजाना या कलात्मक तरीके से ऐसे काटना ताकि वो एक आकर्षित का केंद्र लग जाए। जैसे अपन बाल कटाते नहीं कटा नहीं से, तो वो बाल को अलग अलग डिजाइन में काटता है। कोई 2005 लिखवाता है, फिर अलग सन लिखवाता है, कोई अलग डिजाइन में कटवाता है। ऊँट के भी बालों को अलग डिजाइन से काटना वो भी क्या कहलाता है? उष्टा कला कहलाता है। अलग अलग प्रकार से डिजाइन शेप देकर काटना अलग, या किसी चित्र को चित्रित करना वो उष्टा कला में आता है। या फिर सोने और चांदी की कलात्मक नक्काशी करना भी उष्टा कला कहलाता है। ऊँट की खाल पर ऐसी तरीके से काटना ताकि वो लोगों को आकर्षित का केंद्र लगे अलग, या फिर ऊँट की खाल के ऊपर किसी चित्र को अंकित करना वो क्या कहलाता है? उष्टा कला कहलाता है। ठीक है। अभी इससे बाहर और नहीं जाएगा। ये प्रश्न कलाकार का प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। इसके कलाकार हिजामुद्दीन उष्टा है। ठीक है।